डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेगमेंट अम्लों के नाम को लेकर, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि किसी अम्ल का यदि नाम हमें दिया गया है तो उसका सूत्र कैसे लिखें। जैसे एक बात बताइए कि आप क्या इस फास्फोरिक अम्ल का नाम बता सकते हैं? क्या आप इस नाइट्रस अम्ल का नाम बता सकते हैं? आप H2SO4 का नाम बता सकते हैं? H2SO4 का नाम तो मान लीजिए मालूम होगा आपको, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन वो जो आपका फास्फोरिक एसिड है, ये जो आपका नाइट्रस अम्ल है, इनके नाम कैसे लिखेंगे आप? इनके नाम कैसे लिखेंगे? देखिए, जो आपका नाइट्रस अम्ल है ये है आपका HNO2, जो आपका फास्फोरिक अम्ल है वो है H3PO4। तो आपने देखा कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा। ऐसे ही बहुत सारे नाम आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और अगर आज की क्लास आपने मैक्सिमम 20 मिनट देख ली तो आप गारंटी देता हूँ कि पूरे के पूरे अम्लों का नाम आराम से लिख सकते हैं। कोई भी आपसे पूछता है आप आराम से उसको बता सकते हैं, 1% की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं कि भैया ये अम्ल होते क्या हैं। अम्ल होते क्या हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग अम्ल की परिभाषा जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। ये बात को याद रखिए, ये तो पहचान हो गई। लेकिन सारे अम्लों को आप पहचान थोड़ी नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ अम्ल प्रबल होते हैं जिन्हें आप तेजाब जैसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये लोग प्रबल अम्ल होते हैं। अगर पता चला आप टेस्ट करने गए जीभ ही कट गई, आपकी दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए हम लोग अम्ल की इस परिभाषा को किनारे रखते हैं और बोलते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं, याद रखिएगा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में धनायन के रूप में, याद रखिएगा, जो जलीय विलयन में धनायन के रूप में केवल H+ आयन देते हैं। याद रखिएगा, धनायन के रूप में केवल H+ आयन देते हैं, ठीक है। H+ आयन, जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है भैया। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। मतलब जो कोई अम्ल रहेगा ना, उसमें प्लस रहेगा तो केवल H+ रहेगा, उसके अलावा कोई और प्लस नहीं रहेगा, याद रखिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिखता हूँ NaHSO4, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर मैं इसके आयन बनाता हूँ, इसमें Na+ मिला, H+ मिला और SO4 पे 2- मिला। देखिए, प्लस के रूप में दो लोग मिले हमको, एक H+ मिला, एक Na+ मिला। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इसमें केवल H+ नहीं है, H+ के अलावा Na+ आ गया ना, तो ये आपका अम्ल नहीं हो सकता है, ये एक लवण है। क्या है? लवण है, याद रखिएगा। तो अम्ल के रूप में केवल H+ आयन होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं HCl, तो इसमें आपको मिलता है H+ और Cl-। तो प्लस के रूप में केवल H दिख रहा है कि नहीं आपको, मतलब ये अम्ल है। आप H2SO4 देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन आयन आपको मिलते हैं और SO4 पे 2- आयन आपको मिलता है। देखिए, केवल H+ दिख रहा है कि नहीं आपको, 2 हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, याद रखिएगा। यही है आपका अम्ल। तो मतलब अम्ल में धनायन के रूप में केवल आपको H+ दिखेगा। और अम्ल की बात करें अगर हम ना, तो अम्लों की शुरुआत हमेशा H से होती है। कुछ कार्बनिक अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में H होता है, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, अभी मैं लास्ट में बता भी दूंगा आपको। फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि जब कोई भी अम्ल आता है तो उसकी शुरुआत हमेशा H से ही होती है। कहाँ से होती है? H से ही होती है अम्लों की शुरुआत। दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप अपने ध्यान में रखिएगा इस बात को, दिमाग में बैठाइए इस बात को। तो चलिए, आपने जान लिया कि अम्ल क्या होता है। अब हम आते हैं कि इन अम्लों के नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले अम्लों के जब आप नाम लिखते हैं ना भैया, अम्लों के जब आप नाम लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें उपस्थित ऋणायन को लिखना होता है। किसको लिखना होता है? ऋणायन को लिखना होता है। मतलब अम्ल के नाम लिख रहे हैं ना, तो केवल एक ही चीज़ खोजिए उसमें कि भैया ऋणायन कौन सा है। क्यों खोजना है? क्योंकि देखिए, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अम्लों में सदैव धनायन के रूप में केवल कौन होता है भैया? हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन होता है, ठीक है। अतः अम्लों में धनायन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन ही लिखा जाता है। मतलब अगर कोई अम्ल है आपके पास तो धनायन के रूप में केवल और केवल हाइड्रोजन आयन ही लिखा जाएगा भैया। ये बात को याद रख लीजिएगा, कोई और धनायन नहीं लिखा जा सकता है। किसकी बात है ये अम्लों की बात है, गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। तो पकड़ना आपको किसको है, कल मैंने आपको बताया था ना, कल की क्लास में। अगर जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ और उसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा। लेकिन जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि इसमें केवल मैं अम्लों के नाम बता रहा हूँ, वहाँ मैंने सारे आयनिक यौगिकों के नाम बताए हैं, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट हमारा वहीं से उठ के आया यहाँ पे।
तो अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है ना तो उसको देख लीजिए जरूर, याद रखिएगा। तो अब देखिए इधर क्या है, यहाँ पे अम्लों के रूप में केवल H+ आयन होता है। और जब हम किसी यौगिक की बात करते हैं ना तो किसी यौगिक के 2 हिस्से होते हैं, कल मैंने आपको बताया था कौन कौन से। पहला हिस्सा होता है धनायन का, पहला हिस्सा जो होता है भैया वो होता है धनायन का, ठीक है, याद रखिएगा। पहला हिस्सा धनायन का होता है और दूसरा हिस्सा ऋणायन का होता है। तो मैंने कहा कि जब आप बात अम्ल की कर रहे हैं, याद रखिएगा, जब आप बात अम्ल की कर रहे हैं ना तो अम्ल में धनायन के रूप में तो केवल H+ है, बाकी बचा कौन, ऋणायन। यही तो आपको पकड़ना है, उसी ऋणायन को पकड़ना है। अब वो ऋणायन आता कहाँ है, वो ऋणायन आता उस अम्ल के नाम से है, वो ऋणायन आता उस अम्ल के नाम से है। मतलब अम्ल का जो नाम लिखा है ना, ऋणायन उसी तत्व का होता है। जैसे देखिएगा आप, इस अम्ल का एक नाम लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम लिखा भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सल्फर का है ना, सल्फर का, मतलब ऋणायन इसमें सल्फर का रहेगा। किसका ऋणायन रहेगा, सल्फर का ऋणायन रहेगा। और बाकी भैया तो धनायन में H+ रहेगा ही, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसे मान लीजिए आया फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, क्या आया, फास्फोरिक अम्ल। तो अगर फास्फोरिक अम्ल आ गया तो किसका है, ये फास्फोरस का है। मतलब इसमें ऋणायन जो रहेगा वो फास्फोरस का ऋणायन रहेगा। किसका ऋणायन रहेगा भैया, फास्फोरस का ऋणायन रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसे आया आपका नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, तो किसका है, नाइट्रोजन का है। ऋणायन आपका किसका रहेगा, नाइट्रोजन का ऋणायन रहेगा। लेकिन बतिया ये उठी भैया नाइट्रोजन का ऋणायन कौन सा रहेगा, होगा कि नहीं होगा। कल जरा देखिए, नाइट्रोजन के मैंने 2 ऋणायन आपको लिखवाए थे, एक NO3 पे माइनस और एक NO2 पे माइनस, ठीक है, कौन सा रहेगा इसमें, ये दिक्कत होगी। उसके बाद पीछे आप अगर देखेंगे तो फास्फोरस का कल मैंने 2 ऋणायन आपको लिखवाया था, एक PO4 पे 3 माइनस, एक PO3 पे 3 माइनस, ठीक है भैया, याद रखिएगा। उसके बाद हमने सल्फर के 2 ऋणायन पढ़े थे, एक SO4 पे 2 माइनस, एक SO3 पे 2 माइनस, दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कौन सा लेना है, कौन सा लेना है। तो इसके लिए आपको फिर से आंख बंद करके इस आगे वाले पॉइंट को देखना है। देखिए इसमें पॉइंट क्या लिखा है, अम्लों के नाम 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। एक अम्ल जिनके नाम के अंत में अस अम्ल लगा होता है, और एक अम्ल जिनके नाम के अंत में इक अम्ल लगा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अस अम्ल कब लगा होता है और इक अम्ल कब लगा होता है। जब यहाँ पे देखिएगा, जैसे देखिए इसमें भैया लिखा है नाइट्रस अम्ल, क्या लिखा है, नाइट्रस। देखिए इसके अंत में अस अम्ल लगा है ना, नाइट्रस अस। उसके बाद यहाँ देखिएगा आप पीछे की साइड, यहाँ देखिए फास्फोरिक इक, फास्फोरिक। उसके बाद पीछे देखिए सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, मतलब इक लग सकता है, अस लग सकता है। तो अम्लों के नाम के अंत में 2 चीज़ें लग सकती हैं, एक आपका अस अम्ल लग सकता है और एक आपका इक अम्ल लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अस अम्ल कब लगता है और इक अम्ल कब लगता है। इस पेज को आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। देखिए अस अम्ल कब लगता है, जब कम ऑक्सीजन वाला ऋणायन हो, जब कम ऑक्सीजन वाला ऋणायन हो, याद रखिएगा। अर्थात ध्यान दीजिए, कम ऑक्सीजन वाला ऋणायन हो, अर्थात ध्यान दीजिएगा, अर्थात नाम के अंत में आइट लगा हो। कम ऑक्सीजन वाले ऋणायन के नाम के अंत में क्या लगता है, आइट लगा होता है। क्या लगा होता है भैया, आइट। बताया था मैंने कल ना, कम ऑक्सीजन वाले नाम के अंत में आइट और ज़्यादा ऑक्सीजन वाले नाम के अंत में एट, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब यहाँ से कॉन्सेप्ट पकड़िए कि जब आपके ऋणायन में आइट लगा होगा तो नाम में अस लगेगा, या नाम में अस लगा है तो ऋणायन आइट वाला लेना है, अर्थात कम ऑक्सीजन वाला लेना है। कौन सा लेना है, कम ऑक्सीजन वाला। यही अगर यहाँ पर इक लगा हो, इक लगा हो, तो देखिए जब अधिक ऑक्सीजन वाला ऋणायन हो, जब अधिक ऑक्सीजन वाला ऋणायन हो, अर्थात नाम के अंत में, अर्थात नाम के अंत में एट लगाओ भैया, एट, ATE, नाम के अंत में एट लगाओ, याद रखिएगा।
मतलब समझ में आया आपके, मतलब खोपड़ी में घुसा आपके, कि जब नाम के अंत में एट लगा रहेगा तो इक अम्ल लिया जाएगा, और जब नाम के अंत में आइट लगा होगा तो अस अम्ल लिया जाएगा। मतलब कम ऑक्सीजन वाला है तो अस अम्ल, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला है तो इक अम्ल। इस बात को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में आप लिखिएगा। तो एक प्रकार से मैं आपको बता दूं कि कम ऑक्सीजन वाला मतलब अस अम्ल। कौन सा अम्ल? अस अम्ल। उसके बाद ज़्यादा ऑक्सीजन वाला, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला, अंत में इक अम्ल। कौन सा अम्ल? इक अम्ल। और वैसे भी अगर अस अम्ल लगा है तो ऋणायन रहेगा आइट। अगर अस अम्ल लगा है तो ऋणायन रहेगा आइट, और इक अम्ल लगा है तो ऋणायन रहेगा एट। हो जाएगा। जैसे मैं एक डेमो दूँ आपको, देखिएगा ज़रा। मैंने यहाँ लिया नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और यहाँ मैंने लिया नाइट्रस अम्ल। बड़े ध्यान से देखिएगा आप, अभी मैं आपको बहुत सारे ऋणायन भी दिखा रहा हूँ और कुछ काम भी दूंगा घर के लिए, आपको याद रखिएगा। तो देखिए भैया, नाइट्रिक अम्ल, इक अम्ल लगा कि नहीं अंत में? इक अम्ल, इक अम्ल लगा तो एट रहेगा। तो इसमें ऋणायन आपको लेना है नाइट्रेट। कौन सा ऋणायन लेना है भैया? नाइट्रेट लेना है। इसमें अंत में आपको अस अम्ल, देखिए स लिखा है ना, नाइट्रस। बोलिए थोड़ा मुंह से ना अपने, नाइट्रस। अस निकला ना मुंह से आपके, तो अस अम्ल लगा तो आइट लीजिएगा। मतलब अस अम्ल हटा के आइट लिखिएगा। कैसे? नाइट्रस हटाइए और नाइट्राइट लिख दीजिए। अस हटा के आइट लिख दीजिए। इसमें इक हटा के एट लिख दीजिए। तो इसमें देखिए नाइट्रेट हो गया, इसमें हो गया नाइट्राइट। तो जो आपका नाइट्रिक अम्ल है उसमें नाइट्रेट आयन होगा, मतलब NO3 के ऊपर माइनस होगा, और जो नाइट्रस अम्ल है उसमें नाइट्राइट होगा, मतलब NO2 के ऊपर माइनस होगा। ऋणायन पता लग गया आपको आराम से? बोलिए, थम्स अप करिए अगर समझ में आ गया हो तो। जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा एक बार, फिर बताइएगा मुझे क्या नहीं समझ में आया। मैं फिर आपको बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी, याद रखिएगा। ठीक है ना? आशा करता हूँ मैंने इतना बताया आपको समझ में एकदम क्रिस्टल क्लियर आ गया होगा कि अगर नाम के अंत में इक अम्ल लगा है तो एट लेना है, और अगर अस अम्ल लगा है तो आइट लेना है। चाहे जो भी हो जाए भैया, चाहे जो हो जाए, बस वही इक अम्ल हटाइए। देखिए, इक अम्ल हटाइए और एट लिख दीजिए, अस अम्ल हटाइए और आइट लिख दीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया भैया, देखिए हाइपोक्लोरस, मैंने लिखा हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, ये एक यौगिक है। तो मैंने कहा इसका अस अम्ल हटाइए, अस अम्ल हटाइए। अस अम्ल के अंत में क्या लगता है? आइट लगता है ना, आइट। तो अगर अस अम्ल हटा दीजिए तो क्या बचा? हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट। देखिए हाइपोक्लोराइट, और हाइपोक्लोराइट का सूत्र बताइए तो जरा जल्दी बोलिए। ClO के ऊपर माइनस, यही होता है। अब देखिए मैं इसका फॉर्मूला भी यही बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ClO के ऊपर माइनस होता है ऋणायन के रूप में, तो ये भैया आपका हो गया ऋणायन। और किसी भी यौगिक के होते हैं दो पार्ट, बाद में होता है ऋणायन, लेकिन पहले क्या होता है भैया? पहले होता है धनायन। ठीक है ना? तो धनायन है तो यहाँ पे कौन रहेगा? H+ रहेगा। अब देखिए जरा कल वाला रूल लगाइए, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर भी एक, कटने का कोई चांस नहीं। इसका एक इसके नीचे, इसका एक इसके नीचे। मैंने कहा था आपसे, एक नीचे जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला बन जाता है केवल HCl। यही है भैया, लो हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला भी बन गया। देखा आपने? मतलब अगर किसी अम्ल का फॉर्मूला लिखना है ना, बस उसके ऋणायन को खोजिए, उसके ऋणायन को खोजिए, और उसके पहले H+ लगा दीजिए, खेल खत्म। H+ लगा दीजिए, खेल खत्म। मैंने आपको थंबनेल में फास्फोरिक अम्ल का सूत्र बताया ना, देखिए जरा बना ली जो फास्फोरिक अम्ल का, बनाइए जरा। तो फास्फोरिक अम्ल कल वाली कॉपी अपने सामने रखिए, आराम से समझ में आएगा आपको। फास्फोरिक अम्ल, चलिए भैया धड़ाधड़ शुरू हो जाइए। देखिए अंत में इक अम्ल लगा है, इक अम्ल लगा है, हटा के क्या जोड़ेंगे आप? एट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एट जोड़ेंगे। फास्फेट, फास्फोरेट नहीं होता भैया, ये फास्फेट होता है। क्या होता है? फास्फेट होता है। तो कौन सा ऋणायन है भैया इनके पास? फास्फेट ऋणायन है। तो चला चलिए फास्फेट ऋणायन लिख लीजिए। तो फास्फेट ऋणायन लिखिए। फास्फेट ऋणायन का फॉर्मूला क्या है भैया? PO4 पे 3-। इसमें ऋणायन का जो फॉर्मूला है वो है PO4 पे 3-। तो जो धनायन है वो क्या रहेगा? बोलिए जरा। आप अम्ल का नाम लिख रहे हैं ना,
आप अम्ल का नाम लिख रहे हैं भैया तो धनायन के रूप में H+ ही हमेशा रहेगा। अब देखिए जरा, इसके ऊपर है 1 और इसके ऊपर है 3, कटेगा तो है नहीं, तो इस H का 1 इसके नीचे लिखिएगा और इसका 3 H के नीचे लिखिएगा। तो अगर आप H के नीचे 3 लिखते हैं और PO4 के नीचे 1 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 1 लिखने का, 1 छोड़ देना है। तो देखिए मैंने कहा कि 1 छोड़ देना है, तो सूत्र देखिए आपका बच गया H3PO4। लो भैया इसका फॉर्मूला हो गया H3PO4। H3PO4 देखिए मैंने फ्रंट पेज पे ही आपको बताया था, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए शुरू में मैंने आपको बता दिया था भैया H3PO4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बस भैया नाइट्रस अम्ल देख लीजिए भैया, चलिए भैया नाइट्रस अम्ल भी दिखा देते हैं आपको। देखिए नाइट्रस अम्ल, अब आप बोलेंगे इसके बारे में क्या होगा, ये नाइट्रस अम्ल का क्या होगा। देखिए अंत में क्या लगा है, इसके अंत में क्या लगा है, अस अम्ल लगा है कि नहीं लगा है। अस अम्ल हटाइए और आइट लगाइए तो क्या बन जाएगा आपका नाइट्राइट। तो नाइट्राइट रेडायन आ गया इसमें। तो नाइट्राइट रेडायन का फॉर्मूला क्या होता है, NO2 के ऊपर माइनस, आइट में कम ऑक्सीजन होता है 8 में ज़्यादा होता है, तो 8 होता तो NO3 पे माइनस होता, आइट है इसलिए NO2 पे माइनस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कौन सा लगा आपका H+ लगा। तो देखिए ज़रा इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर 1 है, इसके भी ऊपर 1 है, क्योंकि केवल प्लस लगा है तो प्लस का मतलब +1, केवल माइनस लगा माइनस मतलब -1। तो इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, एक नीचे ले जाने कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, खाली आप लिख देंगे HNO2। मतलब देखिए भैया नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला HNO2 मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, हैं बोलिए ज़रा। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था ना HNO2, आया कि नहीं आया, देखिए ज़रा, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। अब ज़रा देखिए कि ऐसे आपको बहुत सारे अम्लों के नाम देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको देखना हो एसीटिक अम्ल, मान लीजिए मैंने आपसे कहा भैया देख लो एसीटिक अम्ल क्या होता है। एसीटिक अम्ल ये वाला चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा आराम से। देखिए भैया यहाँ से मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। देखिए अस अम्ल लगा है तो आइट लगा दीजिएगा, अस अम्ल हटा के देखिए यहाँ से अस अम्ल हटाइए, आइट लगा, अंत में नाइट्राइट बना, कम ऑक्सीजन वाला हो गया। उसके बाद इक अम्ल लगा है तो 8 लगाइए, इक अम्ल लगा है तो 8 लगाइए, और ज़्यादा ऑक्सीजन वाला, कौन सा वाला, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। उसके बाद ये भी मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिखा दिया, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण आपको दिखाए हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, देखिएगा ज़रा, एक यौगिक और है एसीटिक अम्ल, एक यौगिक है आपका एसीटिक अम्ल। चलिए तो ज़रा देख लीजिए, इक अम्ल लगाना इसमें, एसीटिक इक अम्ल, तो इक हटाएंगे 8 लगाएंगे तो एसीटेट बन जाता है भैया, एसीटेट। अब कल मैंने एसीटेट का नाम आपको लिखवाया था, ज़रा बताएंगे मुझे, और अगर नहीं भी लिखवाया था तो आज ज़रा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है एसीटेट, CH3COO के ऊपर माइनस। एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO के ऊपर माइनस, और धनायन के रूप में चूंकि अम्ल है तो खाली कौन रहेगा, H+ रहेगा। तो इसका 1 है और इसका भी 1 है, एक एक नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो HCH3COO। अब यही एक ऐसा अम्ल है कि जिसमें अगर लास्ट में COO दिख रहा है तो इस H को हम ले जाके अंतिम में लिख देते हैं। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर भैया लास्ट में COO दिख रहा है तो H को अंतिम में ले जाके लगा देते हैं, तो सूत्र बन जाता है CH3COOH, ठीक है। बस यही एक ऐसा अम्ल है H जिसके अंत में लिखा जाता है, मतलब COOH। जिस भी यौगिक में COOH दिखेगा उसका H अंत में रहेगा, मतलब लास्ट में अगर COO दिख रहा है तो H आपको अंत में लगाना है। जैसे देखिए एक होता है भैया फॉर्मिक अम्ल, कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, ये जानते हैं आपका लाल चींटी में पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, याद रखिएगा। और जो पीछे हमने अभी एसीटिक अम्ल बोला वो सिरके में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल है तो अंत में इक अम्ल लगा, मतलब इक हटाएंगे तो 8 लगेगा, क्या लगता है 8, फॉर्मेट है। अब फॉर्मेट का भी कल मैंने आपको लिखवाया था, कल की क्लास देखिए, उसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सब समझ में आने वाला है। तो देखिए फॉर्मेट का होता है HCOO के ऊपर माइनस, ठीक है भैया। तो ये तो आपका रेडायन हो गया। धनायन के रूप में किसको केवल लेना है आपको, H+ के रूप में लेना है, तो इसके ऊपर भी 1 है और इसके ऊपर भी 1 है, कोनो फर्क ही नहीं पड़ा, तो एक एक लिखने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो बना HCOO। फिर वही कहानी कि COO है तो H को भेज दीजिए अंतिम में, तो बन गया आपका HCOOH, जो है आपका फॉर्मिक अम्ल। कैसा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, हो जाएगा ना। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग,
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए समझे। तो आइए ज़रा कुछ ऋणायनों को देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिएगा, देखिए भैया यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे देखिए डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट 8 लगा है ना अंत में। तो अगर इसका अम्ल बनेगा तो बताइए अस अम्ल लगेगा कि इक अम्ल लगेगा। अगर इसका अम्ल बनेगा तो इसके अंत में लगेगा भैया इक अम्ल। क्यों? क्योंकि जितने भी 8 हैं उनके अंत में इक अम्ल होगा, इक अम्ल होगा। यहाँ देखिएगा, इसमें देखिए हाइपोब्रोमाइड अंत में देखिए ITE लगा है ना। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं क्या, देख लीजिए आप लोग, आ जाइए जरा। चलिए, तो इसमें क्या होगा आपका, आइट लगा ना अंत में ITE, तो आइट लगा तो इसके अंत में आएगा अस अम्ल, तो हाइपोब्रोमस अम्ल। हाइपोब्रोमाइट है तो हाइपोब्रोमस अम्ल हो जाएगा ना, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। उसके बाद देखिए हाइपोक्लोराइट है, क्लोराइट आइट हटाइए अस अम्ल लगाइए, तो हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोआयोडाइट, हाइपोआयोडस अम्ल, जहाँ पे आइट लगा वहाँ पे अस अम्ल। चलिए जरा आप लोग बोलिए इसमें क्या लगेगा, तो इसमें आयोडेट में 8 लगा है ना, तो कौन सा लगेगा अंत में, इक अम्ल लगेगा कि नहीं लगेगा। 8 है तो कौन सा अम्ल लगेगा, इक अम्ल। तो आयोडिक अम्ल क्या बना भैया, आयोडिक अम्ल बना कि नहीं बना। मतलब इस ऋणायन के फॉर्मूले को याद रखिए, इस ऋणायन के, कल मैंने आपको लिखवाया भी था इसको। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा है आइसोसायनेट, 8 लगा है तो हटाएंगे तो इक अम्ल लगेगा, आइसोसायनिक अम्ल, आइसोसायनिक अम्ल लग जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए अभी मैंने जो आपको फास्फेट वाला बताया, फास्फेट का PO4 पे 3- होता है ना, तो फास्फेट था तो देखिए फास्फोरिक अम्ल लगा पीछे। फास्फेट था तो फास्फोरिक लगा कि नहीं लगा आपका, फास्फेट था तो देखिए भैया इस वाले में देखिए यहाँ पे फास्फोरिक लगा कि नहीं लगा, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आ जाइए इधर, कहाँ चल रहे थे जी हम लोग, यहाँ पे चल रहे थे ना। देखिए इधर, तो देखिए भैया यहाँ पे तो हमने कहा ये फास्फेट है, फास्फेट है तो इक अम्ल लगेगा, मतलब फास्फोरिक अम्ल। ये फास्फाइट है तो फास्फोरस अम्ल, अस अम्ल लगेगा इसके अंत में। क्या लगेगा भैया, अस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। ऐसे देखिए और कुछ ऋणायन है आपके सामने, देखिएगा यहाँ पे जाने पहचाने ही है। कल वाला देखिए मैंने बोरेट, अब देखिए बोरेट मैंने लिखवाया भी था आपको, BO3 पे 2- बोरेट आयन, बोरेट आयन। ठीक है भैया, याद रखिएगा बोरेट आयन। उसके बाद देखिए ब्रोमेट है, ब्रोमेट आपको मालूम ही है कि ब्रोमेट आयन क्या है, देखेंगे आप यहाँ पे देखिए ब्रोम 8 लगा तो इक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल हो जाएगा। आइट लगा तो अस अम्ल, ब्रोमस अम्ल। देखिए कार्बोनेट का आप जानते ही हैं, तो कार्बोनेट है 8 है तो क्या लगेगा, इक अम्ल लगेगा। तो कार्बोनेट से कौन सा अम्ल बन जाएगा भैया, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। क्लोरेट का क्लोरिक अम्ल बन जाएगा, क्लोरेट का क्लोरिक अम्ल बन जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। हो गया, ये ध्यान में रखिए। हाँ एक चीज़ जरा यहाँ पे देख लीजिए, कंफ्यूज था मैं इसीलिए मैंने एक बार चेक कर लिया इसको। जो आपका बोरेट आयन है ना भैया, बोरेट आयन, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये चीज़ का फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पे इनका मिसप्रिंट हुआ है, और कल भी मैंने संभवतः लगता है आपको गलत बता दिया था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बोरेट का होता है BO3 पे 3- आयन, बोरेट का होता है BO3 और उसके ऊपर 3- होते हैं। कितने माइनस, 3- 2- नहीं 3- होते हैं। तो अब जरा आप लोग बोरिक अम्ल का सूत्र बताएंगे मुझे, किसका सूत्र बताएंगे मुझे, बोरिक अम्ल का। तो देखिए इसके अंत में लगा भैया इक अम्ल लगा है, इक अम्ल लगा है, हटा दीजिए, क्या लगाइए 8 लगाइए, तो देखिए बोरेट हो गया। क्या हो गया, बोरेट हो गया। अब वही बोरेट का फॉर्मूला भी मैंने पीछे लिखा, BO3 के ऊपर 3-। अब चूंकि ये ऋणायन हो गया, ऋणायन हो गया तो धनायन के रूप में चूंकि अम्ल है तो केवल कौन रहता है, धनायन के रूप में खाली H+ ही लिखा जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 3, इसका 1 इसके नीचे, इसका 3 इसके नीचे, तो H के नीचे आ जाएगा 3 और BO3 के नीचे 1 जाएगा, जिसको ले जाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए इसका फॉर्मूला हो गया H3BO3। क्या हो गया फॉर्मूला भैया, H3BO3 हो गया कि नहीं, समझे कि नहीं आप, बोलिए समझे कि समझाऊँ हैं, बोलिए ज़रा। तो बहुत सारे ऋणायन आपके पास रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा सल्फेट, सल्फाइड, कल आपने पढ़ा था इस बात को। परमैग्नेट, परमैग्नेट है, पोटेशियम परमैग्नेट का नाम दिया था मैंने आपको, या आज एक मैं ऐसी और बताता हूँ। देखिए एक मैं अम्ल देता हूँ आपको, पर
मैग्निक अम्ल, पर मैग्निक अम्ल। चलिए, तो पर मैग्निक अम्ल, तो इसके अंत में क्या लिखा है, इक अम्ल लिखा है, हटा दीजिए। इक अम्ल लिखा है तो 8 लगाएंगे ना, तो आ गया भैया आपका पर मैग्नेट। क्या आ गया, पर मैग्नेट आ गया। तो पर मैग्नेट आ गया। देखिए पर मैग्नेट का यही फॉर्मूला है ना यहाँ पे, तो पर मैग्नेट का फॉर्मूला है MnO4 के ऊपर 1 माइनस, खाली 1 माइनस। और धनायन के रूप में केवल किसको लेना है आपको, H+। अम्ल है तो धनायन के रूप में खाली H+ ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 1 नीचे ले आने कोई मतलब ही नहीं है। देखिए फॉर्मूला सीधे बन जाता है HMnO4। किसका फॉर्मूला है ये, पर मैग्निक अम्ल का फॉर्मूला है HMnO4, हो जाएगा ना, याद रखिएगा। वैसे बहुत सारे हैं आपके, देखिए यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं, जो भी है जितना भी लिखा हुआ है सब में आप 8 लगाइए, अस होगा, 8 लगाइए, इक अम्ल होगा, 8 लगाइए, असम्ल होगा, बस यही कहानी चलती रहेगी। देखिए पर ब्रोमेट है, पर ब्रोमेट, तो पर ब्रोमेट है तो 8 है तो इक अम्ल लगेगा, 8 है तो इक अम्ल लगेगा, मतलब यौगिक बनेगा पर ब्रोमिक अम्ल। क्या बनेगा इसका, पर ब्रोमिक अम्ल बनेगा। अब पर ब्रोमिक अम्ल है तो इक अम्ल हटाइए इसका अंत का, और 8 लगाइए तो लगेगा भैया पर ब्रोमेट। क्या लगेगा, पर ब्रोमेट लगेगा। अब जो आपका पर ब्रोमेट है उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, BrO4 के ऊपर माइनस, क्योंकि मैंने देखा था, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरीन है, जो ब्रोमीन है और जो आयोडीन है, वो 4 प्रकार के रेडायन बनाते हैं। इसका होता है 8, इसका होता है 8, इसका होता है हाइपो आयोडाइड, और इसका होता है पर। ठीक है, यही कहानी थी ना। तो चारों के नाम देखिएगा आप लोग जरा अपनी कॉपी में, चारों आपने नाम लिखा हो तो हो गया पर ब्रोमेट। अब इसका अम्ल के साथ है तो ये H+ हो गया। अब इसका 1, इसका भी 1 कट जाएगा, तो क्या मतलब निकलेगा, केवल बचेगा HbRO4। देख रहे हैं कैसे आपका अम्ल का नाम चुटकियों में धड़ाधड़ धकाधक फटाफट बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, याद रखिएगा। अब उल्टा पढ़ें कि मान लीजिए फॉर्मूला दिया हो तो नाम कैसे लिखें। मान लीजिए कि फॉर्मूला दिया हो तो नाम कैसे लिखें, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे दिया आपका नाइट्रिक, 1 मिनट में तो फिर से नाम से बताने लगा, कोई बात नहीं। नाइट्रिक अम्ल का देख लीजिए, इक अम्ल हटाएंगे तो क्या लगेगा, इक अम्ल हटाएंगे तो क्या लगेगा, 8 लगेगा ना, तो क्या बनेगा आपका, नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा भैया, नाइट्रेट आयन। कौन सा आयन बनेगा रेडायन के रूप में, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NO3 के ऊपर माइनस। अब धनायन के रूप में कौन रहता है इनके साथ, खाली इनके साथ धनायन के रूप में केवल कौन रहता है, H+ रहता है। अब अगर प्लस है दोनों के ऊपर भैया 1 1 है तो कट जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला, HNO3। क्या बनेगा फॉर्मूला, HNO3 बनेगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए कितना आसान चीज़ है, बोलिए आसान है कि नहीं है, बस एकदम आराम से। अब अगर मान लीजिए फार्मूला लिखा हो, अगर फार्मूला लिखा हो तो अम्ल का नाम कैसे बताएंगे आप, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला मैं लिखता हूँ H2C2O4, ठीक, कोई बात नहीं है। H छोड़िए, जो आपका C2O4 है इसका नाम क्या जानते हैं आप, H छोड़ दीजिए, C2O4 का नाम कल ही आपने देखा था, C2O4 का नाम कल ही आपने देखा था। क्या देखा था आपने C2O4 का नाम, ऑक्सेलेट। क्या देखा था आपने, ऑक्सेलेट। देखिएगा ध्यान से कि नाम से, सूत्र तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन अब सूत्र से नाम कैसे लिखेंगे, सूत्र से नाम कैसे लिखेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए अगर सूत्र दे दिया गया H2C2O4, पहले H लिखा है तो मतलब इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस ये बता रहा है कि अम्ल है, ये बता रहा है कि अम्ल है, इसकी शुरुआत H से हुई, बता रहा है कि अम्ल है, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सेलेट हुआ, ऑक्सेलेट, ठीक है। तो भैया 8 था तो 8 रहने पर कौन सा अम्ल होता है, 8 रहने पर कौन सा अम्ल हुआ, जरा पीछे चलिए फटाफट के अंदाज में, पीछे चलिए, चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए भैया देखिए 8 था, 8 तो इक अम्ल था ना, 8 रहने पर कौन सा अम्ल था, इक अम्ल था भैया, 8 रहने पर इक अम्ल था, 8 रहने पर इक अम्ल था। तो देखिए 8 है तो इक अम्ल है, इक अम्ल है, 8 है तो इक अम्ल है, मतलब ऑक्सेलिक। क्या हो गया भैया, ऑक्सेलिक, और अंत में क्या लगा देंगे, अम्ल। मतलब इक अम्ल हटाए तो 8 लगाए, और 8 हटाएंगे तो इक अम्ल लगाएंगे। मतलब समझिए जरा कि नाम से अगर सूत्र लिख रहे हैं तो इक अम्ल हटा के 8 लगाइएगा, और अगर सूत्र से नाम लिख रहे हैं तो 8 लगा के इक अम्ल हटा, ये 8 हटा के इक अम्ल लगाइएगा, तो ऑक्सेलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, ऑक्सेलिक अम्ल।
ऐसे मान लीजिए आपके पास आया HNO2, क्या आया भैया, HNO2। अब इसमें H को छोड़िए, गोली मारिए H को, बचा कौन आपके पास, NO2। तो अब NO2 का नाम आप क्या जानते हैं, याद करना पड़ेगा ना इस नाम को। NO2 का नाम क्या जानते हैं आप, NO2 का नाम जानते हैं आप नाइट्राइट। क्या जानते हैं भैया, नाइट्राइट। अब अगर आइट लगा है, आइट, तो आइट हटा के इसमें क्या लगता है अंत में, अस अम्ल लगता है कि नहीं लगता है, तो नाइट्रस अम्ल क्या बन जाएगा भैया, नाइट्रस अम्ल क्या बन जाएगा, नाइट्रस अम्ल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए कितना दमदार है। बोलिए, गलत हो तो बताइए आपको, गलत होगा आपका, नहीं गलत हो सकता है, गलत हो ही नहीं सकता है, याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, देखिएगा, एक मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा अम्ल बताऊँ मैं, H3PO3। चलिए ठीक है भैया, H3PO3, ठीक है, आ जाइए ज़रा। तो जो आपके पास PO3 था, इसका नाम बताइए। अभी मैंने आपको हाल फिलहाल पीछे ही दिखाया आपको। तो PO3 का नाम क्या है, PO3 का नाम फास्फाइट, PO3 का नाम है फास्फाइट। तो आइट लगा ना, तो आइट हटाएंगे, तो आइट हटाने के बाद क्या लगता है, अस अम्ल लगता है। क्या लगता है भैया, अस अम्ल लगता है। तो तुरंत ही जैसे आइट हटाएंगे तो अस अम्ल लगेगा, मतलब ये बन जाएगा फास्फोरस अम्ल। क्या बनेगा भैया, फास्फोरस अम्ल। देखिए बन गया कि नहीं बन गया आपके पास, बोलिए बन गया कि नहीं बन गया है, बन गया ना, बहुत सही। चलिए अब मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, आप उनको घर से लिखने का प्रयास करिएगा और हमारी होती है आज की क्लास समाप्त। कल मैं मिलूँगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ कि किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व के ऊपर का आवेश कैसे निकालें। जैसे आप H के ऊपर जानते हैं प्लस होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जानते हैं -2 होता है, लेकिन फास्फोरस पे कितना होता है ये आपको पता है, नहीं पता है, कल मैं बताऊंगा, पता चल जाएगा, वो भी पता चलेगा आपको, सब पता चलेगा, एक एक करके सब पता चलेगा, सबको तोड़ेंगे एक एक करके, याद रखिएगा। चलिए भैया आ जाइए। तो मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, घर से लिखने का प्रयास करिएगा। हाइपोक्लोरस अम्ल, अस अम्ल लगा है तो आपको मालूम है क्या लगना चाहिए इसमें। फिर मैंने कहा क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। उसके बाद देखिएगा नाइट्रस अम्ल, मैग्निक अम्ल, मैग्निक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। हो गया भैया, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, ऑक्सैलिक अम्ल। उसके बाद देखिएगा आप लोग कुछ और नाम दिए जाएं, हाँ आ जाइए यहाँ पे, कुछ और नाम देता हूँ मैं आपको। आर्सेनिक अम्ल, आर्सेनिक, आर्सेनिक अम्ल। देखिएगा यहीं पीछे वाले पेज पे इसका नाम दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है ना, आर्सेनिक का। उसके बाद देखिएगा परब्रोमिक अम्ल, परब्रोमिक अम्ल, आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। ठीक है, ये सारे नाम आप लिख लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये सब। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको एकदम पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आप शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी फैमिली इसी तरह से बड़ी होती जाएगी और हम लोग एक नया टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, गुड बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। कोशिश यही करिए कि आपकी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, याद रखिएगा। धन्यवाद।